Student, I am Dr. Tanu Mittal and I am Assistant Professor in Government PG College कोटद्वार। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप सभी को UGC नेट के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैम, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के लिए, PG कॉलेज में आने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है और हम किस तरीके से PG कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए मेरा ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले में हम बात करते हैं UGC नेट की। स्टूडेंट, UGC नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो ये टेस्ट होता है ये पूरे ऑल इंडिया बेस पे होता है। अभी मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको कि आप कैसे UGC नेट की तैयारी कर सकते हैं घर पर रहकर, और कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगी क्योंकि मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में UGC नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। मैं आपको सब वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करना चाहूँगी और फिर पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ये इनमें इनका सिलेबस क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, किन किन किताबों के माध्यम से हम इनको पढ़ सकते हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को ये बताने जाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, UGC नेट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये एक एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। अब जो भी स्टूडेंट मेरा नेट का एग्ज़ाम देने जाता है तो कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मैम, नेट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, फ़ीस क्या है, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जब कोई रास्ता या कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें पता कर लेना चाहिए कि वो रास्ता जाता किधर है, कैसे कैसे जाता है। और हमें स्टूडेंट, UGC नेट का जो पैटर्न था पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप होता था, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी पेपर्स को ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे UGC नेट का पेपर है, इस पेपर में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा आपका जो सभी के लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी फॉर ऑल सब्जेक्ट, एंड जो सेकंड पेपर होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है। उसमें क्या होता है, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप सोशियोलॉजी के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के हैं, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, इसमें जो एज लिमिट होती है, UGC नेट में 2 क्राइटेरिया हैं, एक नेट एंड एक JRF। देखिए, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर रखने की चाह रखते हैं उनके लिए नेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक इसमें होता है JRF, जिसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें जो कैंडिडेट JRF क्वालिफाई कर लेता है तो उसको प्रतिमाह स्कॉलरशिप मिलती है जब वो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। तो उसकी मेरिट जो होती है वो काफ़ी हाई जाती है, लेकिन नो मैटर, जब आप यात्रा पर निकल चुके हैं या आप जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं तो हमें ये फिक्र नहीं करनी है कि क्या हाई मेरिट है और कितनी जाती है। देखिए, जब हम अच्छे UGC नेट के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि आप MA, और MA में जो आपकी परसेंटेज होती है जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, SC ST के लिए वो परसेंटेज 50% है। तो सबसे पहले अनिवार्य है जो आपकी PG की जो स्नातकोत्तर जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी जो परसेंटेज है वो 55 से बिलो नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। 40, 45, 50 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन हाँ, JRF जिसे हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF की जो एज लिमिट है, JRF की एज लिमिट 30 ईयर है, लेकिन कैटेगरी के लिए 35 ईयर है।
अब हम अप्लाई कैसे करें? आजकल हम देख रहे हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और SC/ST के लिए 500 रुपीज़ है। और अगर हम मेन इसमें क्या होता है, आपके पीजी में 55% अबव परसेंटेज होनी चाहिए। आपकी एज JRF के लिए 30 बिलो, यानी आपकी 30 तक एज है तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। देखिए स्टूडेंट, मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने UGC नेट हमारे समय में डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव होते थे, लेकिन थर्ड पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था। और जैसे जैसे चेंजेस आए, उस चेंजेस के साथ अब जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो एग्जामिनेशन के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। और सबसे बड़ी बात, आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र प्रथम जो सभी के लिए अनिवार्य है वो 50 मार्क्स का है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि UGC नेट में आप किन किन किताबों को पढ़ सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे शुरू करें। क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि मैडम नेट की तैयारी करनी है, हमें नेट करना है, लेकिन धीरे धीरे उनका क्रेज़ ख़त्म होता जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत से यदि आप तैयारी शुरू करते हैं तो नेट आपका अवश्य होगा। इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ती है। आप मेरी आगे भी मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगी नेट के रिगार्डिंग, उनको देखिएगा। और इस स्ट्रैटेजी में देखिए मेन फोकस करना है हमें। हम अक्सर खुद, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने बोला था कि नेट के लिए आप इस किताब को पढ़िए, इस वाली आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो करिए, ये वाला मटेरियल लीजिए, ये वाली बुक लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कम स्टडी मटेरियल में भी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, स्ट्रैटेजी जो आपकी होगी वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल आपको मेंटेन करनी है। देखिए, इतना भी टफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे ये एग्ज़ाम आयोजित होता है तो आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको साउथ के स्टूडेंट के साथ, आपको नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट के साथ फाइट करना है। स्टूडेंट एग्ज़ाम्स चाहे कोई भी हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आप यदि डिवोशन से स्टडी करते हैं और एक सही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम या परीक्षा मुश्किल नहीं है। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं ली है और मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। मैंने उत्तराखंड PCS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुझे पद मिला था। तो मेरे पास, आपके पास शेयर करने के लिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ यही है कि ज़रूरी नहीं है आप महंगे महंगे कोचिंग संस्थान में जाएं तभी आपका नेट या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर होंगे। मेन बात जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका लक्ष्य। आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए और देखिए उस जर्नी को स्टार्ट कीजिए जिस जर्नी में आपको कभी नहीं रुकना है। अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और कहाँ रुकना है, आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। और मैं यकीन दिलाती हूँ, खुद मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, टाइम ज़रूर लगा है लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से PCS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही है कि आप, ज़रूरी नहीं है मुझे फॉलो कीजिए, लेकिन आप अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए फ्यूचर के लिए जिसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। देखिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जितने भी PG कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं, सब सोचते हैं हमें प्रोफेसर बनना है। आप जानते ही हैं हमारी सोसाइटी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का अपना एक रुतबा होता है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन है और साथ में स्मार्ट सैलरी है।
तो इसको पाने के लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला जाता है, इसको आपको क्वालिफाई करना है। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, क्योंकि ये मेरा वीडियो है, सबसे पहले तो कि हम तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, इसका सिलेबस क्या है। इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है और सिलेबस के रिगार्डिंग किस तरीके से आप तैयारी करें। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पेपर फर्स्ट कंपलसरी पेपर है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के सिलेबस की। देखिए, पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है इसमें 10 यूनिट है आपकी, और इन सब यूनिट्स को मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगी। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारी शिक्षण अभिक्षमता होती है, इसमें आपको टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब शिक्षण जो होता है, जैसे शिक्षण जो टीचिंग कॉलेजेस स्कूल में की जाती है, उनकी शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। देखिए, आप सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। आप सभी जब कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो वास्तव में जब आप लेक्चर लेते हैं तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, देखिए, अगर आपको नेट का सिलेबस कवर अप करना है, सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि नेट बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपका एप्टीट्यूड, आपकी मानसिक योग्यता सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। और उसमें जो फर्स्ट हमारी यूनिट है जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली है, जिसमें आपको शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं, इन सब के बारे में बताना है। इसी में है अध्येता की विशेषताएं, कि हम एक लर्नर की जो होती है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स, शिक्षण को क्या क्या प्रभावित करते हैं आप सभी जानते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप क्लासरूम में आते हैं, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर तो आप देखते ही हैं, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में टीचिंग की नई नई टेक्निक डेवलप होती जा रही है। जैसे आप देखते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और जो कोविड का पीरियड चला है, इस कोविड के पीरियड में आप सभी ने ऑनलाइन टीचिंग की है, तो टीचिंग के मेथड्स आप लोगों को इसमें बताने होंगे। टीचिंग एड्स, टीचिंग में जो प्रयोग होती है सहायक सामग्रियां, उनके बारे में बताना है। इवोल्यूशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली, एक टीचर अपने छात्र, उसके असाइनमेंट, उसके कार्य का मूल्यांकन कैसे करता है या और कैसे करना चाहिए, इस यूनिट में आपको ये सब बताना होगा। इसी में सेकंड यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, भविष्य में आप जो है आपका करियर, यदि आप यूजीसी नेट करने जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आपको रिसर्च के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैडम रिसर्च किसे कहते हैं, पीएचडी क्या है, और इसको करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पीएचडी, जिसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको आपको करना रहता है। तो इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता, मतलब जितने भी रिसर्च स्टूडेंट हैं या पीजी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग जानते हैं एमए में आपके कंपलसरी पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। इवन मेरे सोशोलॉजी के स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, तीनों सेमेस्टर में जो हैं वो रिसर्च जरूर पढ़ते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप, यानी अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार, जो कि आपके पीजी के सिलेबस में आपने पढ़ी है, उनको आप विस्तार से अध्ययन कीजिए। इसी में स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी अनुसंधान के चरण। जब मैंने आप लोगों को पीजी के स्टूडेंट, आपके यहाँ साइंटिफिक मेथड, स्टेप ऑफ मेथड, स्टेप ऑफ रिसर्च, ये सब पढ़ाया है। मेथड ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उनके बारे में आप लोग विस्तार से जानिए।
साथ ही साथ रिसर्च एथिक्स, अनुसंधान में नैतिकता या नैतिकता का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में जाना है। फिर पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम। तो पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद, इनके बारे में जानना है। जैसे आप रिसर्च राइटिंग या पेपर, रिसर्च पेपर लिखते हैं तो इनके बारे में रिसर्च पेपर किसे कहते हैं, लेख किसे कहते हैं, आर्टिकल, वर्कशॉप, कार्यशाला क्या होती है, सेमिनार्स आप देखते हैं विभिन्न विषयों पर अक्सर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित होती है, तो सेमिनार का वास्तविक अर्थ, सम्मेलन एवं परिसंवाद। देखिए कुछ चीज़ें बहुत व्यवहारिक है, जरूरी नहीं है सभी चीज़ों को किताबों से पढ़ा जाए। ये जितने भी टॉपिक हैं इनको आप व्यवहारिक रूप से पढ़िए, और मैं भी कोशिश करूंगी कि अपने आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में व्यवहारिक रूप से बता सकूं। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट है इस वाली यूनिट में, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था मेरे काफ़ी स्टूडेंट पीएचडी के बारे में जानते हैं कि पीएचडी क्या है। तो अगर आपने पीएचडी के बारे में जान लिया तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज थीसिस राइटिंग, कि शोध प्रबंध लेखन क्या होता है, क्योंकि थीसिस राइटिंग जो होती है वो पीएचडी का मेन वर्क होती है। यदि आपकी पीएचडी अवार्ड होती है यानी आपकी थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं और प्रारूप, ये इसकी सेकंड यूनिट में आता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी थर्ड यूनिट, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अध्ययन बोध। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें एक गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। मैंने बताया ना, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैडम क्या नेट टफ है, और कुछ कहते हैं कि मैडम नेट बहुत टफ होता है। देखिए जितना किसी भी कंपटीशन को हम टफ मानेंगे वो उतना टफ होगा। यदि आप तैयारी करेंगे, एक अच्छी रणनीति तैयार करेंगे, तो आज कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया है, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, ये आपके व्यवहारिक, आपके मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आपके रीडिंग स्किल्स कैसे हैं, सबसे पहले अपने रीडिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपनी हैबिट बनाइए पढ़ने की। फिर जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, आपकी आधी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो प्रश्नों के अंदर ही दिए होते हैं, उसमें आपको जानना है और उनके उत्तर को लिखना है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 4। यूनिट 4 में है कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार में कम्युनिकेशन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, बैरियर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए संचार जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रिसर्च हो, क्लासरूम हो, शिक्षण हो, टीचिंग हो, किसी भी चीज़ में संचार का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी संचार क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रकार, संचार को प्रभावित करने वाले कारक यानी वो अवरोध जो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं, एवं कक्षा में प्रभावी संचार, कि एज अ गुड टीचर आप अपनी कक्षा में संचार के किन माध्यमों का प्रयोग करना चाहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं व्यवहारिक पक्ष इसमें भी आ जाता है, तो आप बड़े ध्यान से कीजिएगा। अब इसकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो है रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल, यानी तर्क। रीजनिंग बोलते हैं हम तर्क को, गणितीय तर्क सहित। देखिए बहुत कठिन नहीं है, मैंने अपनी रीजनिंग के ऊपर भी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर वीडियो बनाई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उनके लिंक्स रीजनिंग के। तो इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मैंने लेटर सीरीज उसमें बताया है, कोड्स, अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ और कूट लेखन उसको कहते हैं, इसमें आपको बताना है। साथ ही साथ रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, संबंध और वर्गीकरण, इसको भी उसमें बताना है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी लेवल का रीजनिंग होता है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। नेक्स्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति संगत तर्क इसको हम बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे तर्क,
कई बार आप देखते हैं कथन और कारक आते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा नहीं है। तो इसमें वही आपके रीडिंग स्किल्स, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, आपके रीडिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप याद करने की, पढ़ने की, अच्छे से जानने की इच्छा रखेंगे, आपके रीडिंग स्किल्स मजबूत होंगे। उसी से आप इन तर्कों के बारे में, इनके बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, हमारे मैक्स वेबर जो हैं सोशियोलॉजी में वो बताते भी हैं तर्क के बारे में, समझ के बारे में, अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो आपके अंदर एक अच्छी समझ तभी विकसित हो सकती है जब आप अपने अंदर अध्ययन की क्षमता को विकसित करें। इसी के अंदर तर्क की संरचना एवं समझ आता है। आगमन एवं निगमन तर्क का विभेदीकरण तथा मूल्यांकन आता है। वेरिएबल एनालॉजीज आती है, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यवहारिक सादृश्य। मैं इनको आगे अपनी आने वाली वीडियो में आपको डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगी। रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स, देखिए स्टूडेंट, इसमें डायग्राम्स आते हैं। डायग्राम्स बेसिस रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको चित्र दिया गया है कि इसमें आयत की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिकोण ज्ञात कीजिए, या फिर नंबर रीजनिंग होती है। ऐसे ही वेन डायग्राम्स, एनालिटिकल रीजनिंग आती है। वेन आरेख में आपको कुछ आरेख दिए जाएंगे और उन आरेख में किस प्रकार आपको अपने उत्तर को ढूंढना है ये बताना होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यूनिट आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की, कि डाटा इंटरप्रिटेशन हमें तथ्य, सूचनाएं दी जाती हैं, उनको विस्तार से बताना है। इस यूनिट में आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, सोर्सेस, तथ्यों के स्रोत एवं विवेचन, इसके बारे में बताना है। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, संख्यात्मक एवं गुणात्मक डाटास और सूचनाएं होती हैं, उनके बारे में बताना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा, सूचनाओं का रेखा चित्रण तथा मानचित्रण। देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मैं जितने भी स्टूडेंट को नेट की प्रिपरेशन कराती हूँ, तो पेपर फर्स्ट में आपका जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें ग्राफिकल एंड मैपिंग ऑफ डाटा, जैसे आप पाई डायग्राम, आयत चित्र, रेखा चित्र, दंड चित्र, इसके बारे में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ दंड दिए जाता है, पाई डायग्राम्स दिए जाते हैं और उनसे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। देखिए, वर्तमान समय सूचना एवं क्रांति का युग कहा जाता है। ऐसे में आप सभी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावलियाँ और जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मतलब कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में आपको सब कवर करना है। तो इसमें ICT यानी इसका अर्थ लाभ, हानि तथा उपयोगिता, मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड यूजेस। फिर जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, इसकी साधारण शब्दावलियाँ, बहुत सारी शब्दावलियाँ, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कई बार हमसे पूछा जाता है गूगल के बारे में, सर्च इंजन क्या होते हैं, और WWW क्या है, भारत में इंटरनेट का आगमन कब हुआ था, ईमेल की सुविधा कब हुई थी। तो इसमें आपको इंटरनेट, उससे रिलेटेड शब्दावलियाँ और इंटरनेट, सूचना क्रांति और इनमें प्रयुक्त होने वाली विधियों की विस्तार से जानकारी हासिल करनी होगी। हाँ, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अपना करंट अफेयर, जितने भी हमारी यूनिट हैं, अभी आगे भी मैं आपको बताऊँगी, उन यूनिट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी पढ़ना। हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय होता है, उनके प्रमुख कौन हैं और उनसे रिलेटेड मेन शब्दावलियाँ पे बहुत ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी जो है। फिर नेक्स्ट यूनिट जो आती है प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट, जन एवं पर्यावरण।
अगर मेरी माने तो किताब तो मैं अभी आपको बताऊंगी पेपर फर्स्ट की, लेकिन आप एक एनवायरनमेंट की बुक जरूर ले लीजिएगा। एनवायरनमेंट की बुक लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उसमें आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कई बार नेट के एग्ज़ाम में जो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है वो थोड़ी कठिन होती है, वो आपकी साधारण किताबों से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखिए, एक होता है जस्ट क्लियर करना, एक होता है अच्छे नंबरों से नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना जिसमें आप JRF भी पास कर सके। उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट, अपने यूनिट के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट, जन एवं पर्यावरण, इसकी आप अलग से किताब ले लीजिएगा। इसमें आप प्यूपिल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कि किस प्रकार जनमानस या हम लोग होते हैं, हमारा पर्यावरण के साथ किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है। फिर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण का उद्गम कहाँ से होता है, प्रदूषण कहाँ से आया। पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, इसमें आपको पूरी तरह से बताना है पर्यावरण का प्रभाव, मानव के जीवन पे पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा है और हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार हानि पहुंच रही है, इसके बारे में आपको इस विस्तार से बताना है। फिर नेचुरल हजार्ड एंड मिटिगेशन, प्राकृतिक संकट और उनके बचाव। जैसे हम देखते ही हैं, अभी रिसेंटली उत्तराखंड के ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में ग्लेशियर के टूटने से जो तबाही आई थी, या 2013 की जो हमारी केदारनाथ त्रासदी थी, साथ ही साथ बाढ़, भूकंप, सूखा, भूस्खलन, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं और संकट इसमें कवरअप हो जाते हैं। तो इसमें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हो सके तो आप एनवायरनमेंट को अलग से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, इसमें आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है। आप सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के पार्ट्स हैं, वहाँ से पास आउट हैं या कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको उनकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, इनके बारे में बताना है। और हाँ, एक बात याद रखना, जितने भी हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रमुख हैं, उनको ज़रूर याद रखिएगा आप। जैसे हमारे मानव संसाधन मंत्री कौन है, UGC के चेयरपर्सन इस समय कौन है प्रेजेंट में, और हमारे स्थानीय मतलब पूरे, क्योंकि नेट तो हमारा ऑल इंडिया बेस पे आता है, तो इसमें आप करंट अफेयर से जुड़े रहिए। हमारी जो शिक्षक और अनुसंधान संस्थाएं होती हैं, ICSR होती है, NCERT, ये सब चीज़ें आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली पढ़िएगा। आप पिछले पेपर भी देखेंगे तो मेरा वही एक्सपीरियंस बताता है, कहीं ना कहीं उनके प्रमुख को, करंट अफेयर को जरूर याद रखना। आप जो उनके प्रमुख बने हैं, ये करंट अफेयर भी इनसे इंटर रिलेटेड करके करना। कई बार मेरे स्टूडेंट कहते हैं मैडम इस बार करंट अफेयर बहुत पूछा, तो आप मिस्टेक यही करते हैं, आप ट्रेडिशनली सिलेबस को कवर अप करते हैं, जब कि हमें अपने पूरे सिलेबस, जो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, इसको कैसे कवर अप करना है, पूरे प्रेजेंट टाइम्स तक लेकर कवर करना है। तो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ये आपका सिलेबस है। हाँ, अब आता है इसकी किताब के बारे में। देखिए, बहुत सारी कॉमनली बुक्स आती है पेपर फर्स्ट की, जैसे अरिहंत की आती है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की आती है, दृष्टि की आती है। पेपर फर्स्ट के लिए अनिवार्य कंपलसरी पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट, इनकी बुक्स मैंने बताई है, अरिहंत की, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, दृष्टि की, कोई भी एक किताब ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप RS अग्रवाल की वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब ले सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन का और ICT के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया आपको एनवायरनमेंट के लिए आप एक अलग से किताब लीजिएगा। एक पतली किताब आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी फ़ोटो डालूंगी, आप देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट की वो किताब ले लीजिएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है किताबें लिमिटेड लेना, किताबें उतनी ही लेना जितनी आप पढ़ सकें। कभी भी किसी के कहने पे या मेरे कहने पे आप सारी किताबें इकट्ठा मत करना। पहले एक किताब लाना, उसको पढ़ के देखना, फिर आप अपनी क्षमता को ज्ञात करना कि आप कितने कैपेबल हैं उस बुक को पढ़ने में।
RS अग्रवाल की रीजनिंग मत लीजिए, कोई पतली रीजनिंग की ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको इजीली मिल जाए, उसको पढ़िएगा। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डाटा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ी किताबें हो, अच्छा मटेरियल हो, उससे भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा आप सभी लोग कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उनका पैटर्न्स क्या है और किस प्रकार ऑब्जेक्टिव होने के बाद जो हमारा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, मैंने आपको बताया था पहले जो नेट था वो डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव मोड में आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव मोड में आने के बाद इसमें पैटर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनमें आप क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए उसका सिलेबस, उसकी किताबें और इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगी। आप मेरे टच में रहिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो स्टूडेंट, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर सेकंड के बारे में बताऊंगी। इसी तरीके से आप मुझसे YouTube के माध्यम से जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय।